है कि हमने हमारा टैक्स बेस में इजाफा करना है और फिर हम हुकूमत और ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम गरीबों पे टैक्स नहीं डालेंगे, अमीरों पे टैक्स डालेंगे, कि हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, माफियाज को पकड़ेंगे, मगर आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इसमें हम अभी तक नाकाम रहा और ये भी एक बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान की मुआशी हालात है जहां वो है। हमारा फलसफा ये है कि अगर हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है तो हमें कंपेटिटिव टैक्सेशन करना चाहिए, हमें प्यूनिटिव टैक्सेशन नहीं करना चाहिए। हमें टैक्सेशन ऐसे करना चाहिए जैसे हम वादे में करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन उन बड़े बड़े लोगों के लिए, उन बड़े बड़े कंपनीज के लिए। अफसोस के साथ हर बजट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जोर देता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नुकसान, जो बोझ है, वो आम आदमी उठाता है। इस बजट में भी 75 to 85% ऑफ आवर टैक्स रेजीम इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन जनाब स्पीकर। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा तो फिर हम एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, आम आदमी का बजट तो पास नहीं कर रहे हैं। इस बजट से ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जो सबसे ज़्यादा बोझ उठाया जाएगा वो आम आदमी उठाएगा और हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे आम आदमी को तकलीफ ना हो, अमीरों को ज़रूर अगर तकलीफ होना है वो हो। हमने सूबा सिंध में जब से कोई टैक्सेशन के इख्तियारात मिले हैं तो इम्प्रूव करते जा रहे हैं हम, ना सिर्फ अपना टैक्स कलेक्शन मगर हमारा टैक्स बेस में भी। और हमारा जो तरीक़ेकार रहा है वो इतना कि हम कंपेटिटिव रेट्स रखने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी सूबों के मुकाबले में हमारा जो टैक्स रेट है वो कंपेटिटिव हो। हम साथ साथ नैब, FIA, एंटी करप्शन के इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम बिजनेस कम्युनिटी को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करते हैं और हमने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा कामयाब रहा है। जो पिछला हुकूमत था उनका पूरा जोर ये था कि नैब हो, FIA हो या जो भी हो, ये इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि हम अपना टारगेट्स को मीट कर सकें। जहां वो कामयाब हुए नाकाम हुए जनाब स्पीकर, अगर ये हुकूमत वही तरीक़ेकार अपनाएगा तो वो भी नाकाम रहेगा। हमें अपने अवाम के साथ मिलकर एक ऐसे पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा जो कि कामयाब भी हो और जिसके नतीजे में ना सिर्फ हमारा टैक्स बेस में इजाफा हो मगर हमारा रेवेन्यू में इजाफा हो। मिस्टर स्पीकर, इसी टॉपिक के हवाले से मैंने जब वज़ीर आज़म साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना, फिर इस दफ़ा भी जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना और जब पिछले हुकूमत भी था, हम एक प्रपोज़ल लेते आ रहे हैं और मैं एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एक आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो शायद आगे जाके हमारे बाकी पॉलिसीज़ पे इसका असर हो। जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सारे सूबे को डिवॉल्व किए गए तो तमाम सूबे ने अपने रेवेन्यू बोर्ड्स क्रिएट किए और उनका अपना जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है तमाम सूबे के, सिंध पंजाब अपनी जगह मगर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान भी, उनका परफॉर्मेंस वफाकी इदारा FPR का परफॉर्मेंस से बेहतर रहा है जनाब स्पीकर। तो नॉट ओनली इज दिस एन इंडाइटमेंट ऑन आवर टैक्स कलेक्शन सिस्टम मगर उन्हीं से जिनसे आप उम्मीद रख के बैठे हैं कि वो बेहतर पॉलिसी लेकर आएंगे, वो अपने आप को बेहतर करेंगे, उनका परफॉर्मेंस बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का परफॉर्मेंस से बेहतर नहीं है जनाब स्पीकर। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास, वफाकी हुकूमत के पास सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आज भी मौजूद है। आप अगर इस टैक्स को डिवॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ना करें, मगर इतना करें कि सूबों के साथ मिलके आप हमें ये कलेक्शन दिलवाएं।
हम आपके लिए, वफाकी हुकूमत के लिए सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सूबाई हुकूमत कलेक्ट करें। आप हमें यहाँ मिल बैठ के एक टारगेट तय करते हैं कि सूबा सिंध ने इतना सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एक साल में जमा करना है, पंजाब ने, केपी ने, बलोचिस्तान। और अगर हम वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का टारगेट पूरा करते हैं तो आपको सीधा देंगे और वो आपका अकाउंट में जाएगा। अगर हमारी तरफ से कोई कोताही होता है और हम आपका टारगेट को मिस करते हैं, कम हमारा रिकवरी है, तो हम अपना बजट से पूरा करके आपको वो पूरा टारगेट पूरा करके आपका बैंक अकाउंट में देंगे। अगर हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, मसलन आपने हमें टारगेट सेट किया, हम उससे ज्यादा कलेक्ट करते हैं, तो जो वो प्रॉफिट है हम अपने पास रखते हैं। मेरे ख्याल में ये एक विन विन सोल्यूशन है जिससे आप सूबे के साथ बैठ के एक ऐसा टैक्स का रेवेन्यू जनरेशन जो कि बहुत ही बेहतर होना चाहिए और अभी तक हम ना कर सके, आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 साल ये ट्राई करें। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो आपका कामयाबी, अगर नहीं तो वापस ले लें और जो एक्सपर्ट्स हैं FPR में उनको करने दें जो वो कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैंने जब इलेक्शन लड़ा, मेरा पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा तो हमने एक अवामी मुआशी मुआहिदा के मुताबिक ये इलेक्शन लड़ा और उसमें हमारे बड़े बड़े वादे थे, पर उन बड़े बड़े वादे पे अमल दरामद करने के लिए हमारे जो कदम हमने उठाने थे वो भी शामिल थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना इब्तिदाई तकरीर की और इस इब्तिदाई तकरीर में भी चंद हमारे जो ये कदम थे वो शामिल भी थे। मगर अफसोस के साथ अब हम पहला बजट जो है वो पास कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं और अभी तक उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा तो मंशूर में ये था जनाब स्पीकर कि वो जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स 18वीं तरमीम में 17-18 जो वजारतें डिवॉल्व होना चाहिए थे और अब तक डिवॉल्व नहीं हुए, उनको डिवॉल्व किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात का अपना इब्तिदाई तकरीर में जिक्र किया। इस पे अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हमारा मुतालबा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इसका फिल फॉर हम इस पे मज़ीद डेवोल्यूशन पे बात करने से पहले या दूसरी चीज़ों पे बात करने से पहले जो पुराने वादे हैं उस पर तो हम अमल दरामद करें। साथ साथ जनाब स्पीकर, मेरा भी मंशूर का ये सा था कि जो हमारा अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है उनको हम रिफॉर्म करेंगे। हम सालाना जब मंशूर बना रहा था तो इतना रकम था, मुझे नहीं पता कि आज का रकम क्या होगा, 1500 अरब पाकिस्तान की रियासत सब्सिडी की सूरत में, इनडायरेक्ट सब्सिडी की सूरत में पैसा रखते हैं। और इनमें से जैसे कि हमारा फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है उनको हम अरबों रुपए का सब्सिडीज़ पाकिस्तान की टैक्स पेयर दिलवाता है, पाकिस्तान की हुकूमत दिलवाता है। ये मेरा इलेक्शन कैंपेन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वज़ीर आज़म साहब ने अपने इब्तिदाई की तकरीर में भी जिक्र किया कि हम अब ये सब्सिडी जो अरबों रुपए की सूरत में फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को दिलवाते हैं, हम उनसे ये सब्सिडी लेंगे और डायरेक्टली पाकिस्तान के किसानों को पहुँचाएँगे। हमने तजवीज़ किया कि किसान कार्ड के थ्रू पहुँचवाए, हम इस पे काम कर रहे हैं। मैंने सुना है पंजाब हुकूमत काम कर रही है तो वो व्हीकल होगा। मगर अफसोस के साथ पहले बजट तक अभी तक हमने इस पे अमल दरामद नहीं की और हम वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि ना सिर्फ फर्टिलाइजर्स का मगर बहुत से ऐसे बड़े तगड़े तगड़े लॉबीज़ है इस मुल्क, और हम वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि वो आगे कदम बढ़ाए। इन बड़े बड़े लॉबीज़ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ देने के लिए तैयार है। इस मुश्किल हालात में अगर हम मिल के ये मैसेज दे सके कि हम अमीरों के लिए अगर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो हम गरीबों के लिए डायरेक्टली रिलीफ दिलवा रहे हैं। और कोई वजह नहीं है कि अगर आप अरबों रुपए का सब्सिडीज़ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को दे रहे हैं तो उनको देने के बजाय हम अगर डायरेक्टली अपने किसानों को, अपने हारियों का जेब में वो पैसा देंगे, हम एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। जनाब इसमें ज़राअत का शोबा हमारा शायद एक ही ब्राइट स्पॉट था। इफ आई एम रॉन्ग समबडी कैन करेक्ट मी। पिछले साल का
इकॉनमी के हवाले से एक ही सेक्टर था जहाँ वाज़ेह ग्रोथ था। इनफैक्ट मेरे ख्याल में वज़ीर ख़जाना ने भी इसका अपने इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है और ये अच्छी बात है। ग्रोथ होगा तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिलेगा और ये एक ऐसा सेक्टर का ग्रोथ है कि हम ना सिर्फ अपनी मीशत का इस तरीके से फ़ायदा मगर हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक हमने सबसे ज़्यादा इजाफा करवाया रोज़गार में और सबसे ज़्यादा इजाफा करवाया एक्सपोर्ट्स में। और इसका सीक्रेट क्या था जनाब स्पीकर? ये कोई टॉप सीक्रेट तरीका नहीं था। हमने अपना ज़राअत में इन्वेस्ट किया, हमारे किसानों ने पाकिस्तान का मीशत को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। जब हमने हुकूमत उस वक्त संभाला तो पाकिस्तान राइस भी इंपोर्ट कर रहा था, व्हीट भी इंपोर्ट कर रहा था, पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट कर रहा था। एक साल की अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने पाकिस्तान को राइस का इंपोर्टर से लेकर एक्सपोर्टर बना दिया। पाकिस्तान की गंदम का इंपोर्टर से लेके पाकिस्तान का एक्सपोर्टर बना। आपको याद होगा हम सब ऑपोजिशन में थे उन जमाने में जनाब स्पीकर कि कैसे कतारें लगते थे इन खाने पीने के अशिया को उठाने के लिए। हमारा सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी इसी सेक्टर से होता है और कोई इसमें जादू की चरी नहीं। वो पैसा जो पाकिस्तान की हुकूमत बाहर ममालिक के जो किसान हैं उनको दिलवा रहे थे और उनका गंदम और उनका चीनी और उनका चावल इंपोर्ट कर रहे थे, वही पैसा हमने अपना किसानों को दिलवाया और उन्होंने एक साल के अंदर ही अंदर ये करके दिखाया। तो आज भी अगर मेरा कोई तजवीज़ होगा हुकूमत वक्त को, वो यही कि पाकिस्तान रिक्वायर्स an immense investment in our agriculture sector. Our farmers need our support. और जब हम अपना फैसले करते हैं, अपने मंसूबे बनाते हैं, तो हमें ज़हन में ये रखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है। एक हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ ना सिर्फ उनका वफाकी हुकूमत अरबों रुपए का सपोर्ट अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को दिलवाते हैं, मगर उनके जो स्टेट्स हैं, उनके जो प्रोविंसेस हैं, वो भी अरबों रुपए का सपोर्ट अपने किसानों को देते हैं। और पाकिस्तान के साथ जब कंपैरिजन हो जाता है जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ हमारा मुकाबला बाकी मैदाने में हो, मगर मैं जानता हूं कि अगर हम अपने किसानों को इससे आधा सपोर्ट देते हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलके, तो हम इस चीज में भी उनसे ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं मगर उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ना सिर्फ अपना नीड्स पूरा कर सकते हैं मगर जो दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी का बहरान पैदा हो रहा है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जनाब स्पीकर, हमने एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रखा है कि यार ये तो एक ही सेक्टर है जहां ग्रोथ हो रहा है तो मजीद टैक्स लगाते हैं इसमें। तो इस बजट में ये फैसला लिया गया है कि देखते हैं हम कैसे और अपने किसानों पे बोझ डाल सकते हैं, जबकि हमारा ख्याल में, हमारा राय में ये है कि हमें उनको सपोर्ट करने के तरीक़ाकार निकालना चाहिए थे। ख़ास तौर पे जब हम जानते हैं कि जो इंटरिम हुकूमत के फैसले की वजह से नुकसान ना सिर्फ हुए थे हमारे किसानों को मगर आने वाले साल में भी इम्कान है अब उन फैसले के नतीजे में होगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एटलीस्ट हमें ऐसे कोई पॉलिसीज लेकर आने चाहिए थे जिससे हम उनको सपोर्ट कर सके। और यही हमारी नज़र में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में, एक वायर तरीका है जहां हम अपना, जहां तक एक्सपोर्ट्स के हवाले से हैं और पाकिस्तान का अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा रोज़गार के हवाले से हैं, अगर हम कहीं जल्दी रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करके ये रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं। एक दो टॉपिक्स रहते हैं जनाब स्पीकर, देन आई विल रैप अप फॉर आवर फ्रेंड्स इन द ऑपोजिशन। जनाब स्पीकर, जहां तक एक टॉपिक जो कि मेरा मंशूर में भी एक बुनियादी हिस्सा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज से नहीं
हमने अपना 2007 के मंशूर में इस टॉपिक को शामिल किया था जब हमने 5 E's पेश किए थे, और आज तक इस पे जोर दिया जा रहा है। इसलिए ये आने वाले वक्त का और आज का सबसे बड़ा एक मसला है, और वो है मौसमी तब्दीली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को कभी हीट वेव की सूरत में या कभी सैलाब की सूरत में नुकसान उठाना पड़ता है। अब हमें ये समझने के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान को अवाम को ये समझने के लिए ज़रूरी है, इस हाउस को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड द थर्ड पोल। तो इसका क्या मतलब है जनाब? इसमें आपने सुना होगा ना, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का, और पूरी दुनिया परेशान है कि मौसमी तब्दीली हो रही है, और इसकी वजह से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नुकसान और बाकी जगहों को भी नुकसान साथ साथ होगा ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद अगर कहीं दुनिया में सबसे बड़ा बर्फ का तादाद मौजूद है तो वो हमारा नॉर्दर्न एरियाज में है, हमारा हिमालयन रीजन में है, और यही वजह है कि हम पाकिस्तान को थर्ड पोल कहलवाते हैं। तो अगर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि पोलर बेयर्स को क्या होगा जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पिघलते हैं, पेंगुइन्स को क्या होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पिघलते हैं, तो हमें फिर पाकिस्तान को भी दुनिया को समझाना पड़ेगा कि यहाँ 200 मिलियन पीपल लिव इन पाकिस्तान, हमारा क्या होगा जब हमारा हिमालयन रीजन पिघलता। और हम सिर्फ लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल जो कार्बन फुटप्रिंट है वो पाकिस्तान का है, मगर नुकसान में से वी आर ऑलवेज इन द टॉप 10 कंट्रीज जिसका नुकसान होता है मौसमी तब्दीली की वजह से। इससे पहले कि हम दुनिया को ये समझाएं, इससे पहले कि हम दुनिया से ये उम्मीद रखें कि वो हमारे साथ देंगे, वो हमारे सपोर्ट करेंगे जैसे वो पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपना ये फैसला करना है कि इसका मुकाबला करने के लिए क्या पाकिस्तान तैयार है या नहीं। हम अपना वसाइल इस मसले के मुकाबला करने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है या नहीं। हमारा ख्याल में चाहे वो ADP हो चाहे वो PSDP हो, अब आगे जाके हमें इसी इशू को नंबर 1 इशू रखे सोच के अपने मंसूबे बनाना चाहिए। जो भी आपका वफाक का मंसूबा हो, जो भी हमारे सूबे के मंसूबे हो, उनको मौसमी तब्दीली को सामने रख के ये समझ के सैलाब भी आएगा, ये समझ के कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रख के अपने मंसूबे बनाने चाहिए ताकि हम पाकिस्तान कैन अडैप्ट टू द अपकमिंग क्लाइमेट क्राइसिस। और अफसोस के साथ, जबकि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वफाकी हुकूमत का, इन्होंने बलूचिस्तान और सिंध में जो सैलाब हुए वो जो जॉइंटली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा भी रखा, मगर अपना हमने अब ये घर रिकंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ जो पूरा पाकिस्तान का बजटिंग का तरीका है, डेवलपमेंट का तरीका है, हमें अब अडेप्टेशन की तरफ इसको लेकर जाना पड़ेगा। और जब हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम सीरियस हैं, कि हमारा बजट में हमने हर शर्त को ऐसे डाला है कि हम अपने आप का मौसमी तब्दीली का तैयारी कर सके, तो फिर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि दुनिया भी हमारे साथ दे। ये शायद जनाब स्पीकर आपका जनरेशन का चैलेंज नहीं है, लेकिन मेरा जनरेशन का और मेरा जो आने वाले नस्लों के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो हमारा अपील है इस हाउस से, हमारे बड़ों से, कि मौसमी तब्दीली को सीरियसली ले। ये ऐसा अब एक ख़तरा है कि हम जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इन आने वाले 10 सालों में जो नुकसान सिर्फ इस एक इशू से होगा, वो अगर आज हम इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा बचत होगा, वरना आने वाले नस्लें हमसे पूछेंगे कि आपको ये मौका था, आपने ये खतरा देखा, आपने कुछ किया क्यों। इसी से एक मिलते जुलता वाला इशू जनाब स्पीकर हमारा एनर्जी का इशू है।
जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ भरना का फैसला और शामिल किया। और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने इब्तिदाई तकरीर में भी, जब वो वज़ीर आला पंजाब था, उसने सोलर एनर्जी पार्क भी बनाया और बहुत दिलचस्पी रखता है कि वो सोलर एनर्जी को और रिन्यूएबल एनर्जीज को सपोर्ट करे। यहाँ भी जनाब स्पीकर हमारा मुल्क में बहुत तगड़े लॉबीज मौजूद हैं जो हमें इस सेक्टर को जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और जैसे अपलिफ्ट करना चाहिए हमें इजाज़त नहीं देती। वो हमारे टांग खींचते, चाहे मैं हुकूमत में हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हो, ये होता रहता है। तो इस इशू में भी मैं वज़ीर आज़म का ज़ाती दिलचस्पी का रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़ाती दिलचस्पी ले। अगर हमने मिल के ये फ़ैसला लिया कि हमने इम्पोर्टेड एनर्जी के बजाय, हाइड्रोकार्बन्स के बजाय अपना डोमेस्टिक एनर्जी पे जोर देना है, उसमें डोमेस्टिक एनर्जी में क्या होता है? एक तो ये रिन्यूएबल्स होंगे जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो निज़ाम है वो इस तरीके का है कि हम रिन्यूएबल्स को डिस्करेज करें, ना कि हम इनकरेज करें। और ये ऐसा एक मंसूबा है कि पाकिस्तान भर में, सारे सूबे में पाकिस्तान के अवाम को भी फ़ायदा हो सकता है और हम एक मुआशी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा जनाब स्पीकर इशू है कि मैं अपने हल्के के अवाम को कैसे मुंह दूं जब 18 घंटा लोड शेडिंग होता है और पिछले इस महीने में 50+ डिग्रीज का गर्मी था। वैसे ही हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए। और अगर हम वफाक का बजट से, सूबाई बजट से सारे सूबे इस पे तैयार होंगे, मिल बैठ के ये फैसले करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हम मुफ्त सोलर पैनल लगा के देंगे, जो लोग थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम सब्सिडाइज रेट्स पे देंगे। हम ना सिर्फ इससे, जो अब हमसे नहीं होता जनाब स्पीकर, वापडा से या वफाक से या एनर्जी से, ये पाकिस्तान के अवाम, माफ़ करके आपके शहर से के अलावा पाकिस्तान के अवाम को बिजली नहीं पहुंचाते हैं तो 18 घंटा, 16 घंटा, 15 घंटा का लोड शेडिंग होता है, बिल आते हैं तो अदा नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है इन इदारे से वो टूट चुका है। मेरा ख्याल में अगर वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर ये मंसूबा लेकर आए तो हम काफ़ी हद तक एक और जो उनका बुनियादी मसला है, जो अगर मैं हल्का में जाऊं तो मुझे सुनना पड़ता है, अगर असद कैसर साहब हल्का में जाता है तो उसको सुनना पड़ता है, और अमीर मकान साहब भी अगर हल्का में जाए तो ये इशू सुनना पड़ता है, आपको भी यही इशू एक हद तक सुनना पड़ता है। तो इस किस्म के मंसूबे से हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। सूबा सिंध अपने महदूद वसाइल से बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट इसमें लेकर आ रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत तैयार है तो हम मिल के इस पे चारों सूबों में काम करें और कह सके अपने अवाम को कि लोड शेडिंग का मसला, जो कि किसी ने मुझे दिखाया 1985 का क्लिप कि जनरल जिया का दौर था तो वफाकी हुकूमत वादा कर रहा है कि इस साल लोड शेडिंग ख़त्म होगा। अगर हम ये फैसला लें कि हम अपना ऑर्गेनिक एनर्जी को सपोर्ट करेंगे और ये लॉबीज का मुकाबला करेंगे, जोर देंगे कि सोलर हो, विंड हो, इनका पख्तूनख्वा में हाइडल हो, इनको सपोर्ट करेंगे, तो हम मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकते हैं और हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्सेस है जनाब स्पीकर, इन्हीं लॉबीज ने ये कोशिश की आज से नहीं दहाइयों से कि हमारा ये डोमेस्टिक सोर्सेज नाकाम रहे, बदनाम रहे, और हम मजबूर हो कि हम इंटरनेशनल सोर्सेज पे ये जो हमारा एडिक्शन है वो जारी रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीशत को नुकसान पहुंचा रहा है एंड ओवरऑल जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उसका भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो पाकिस्तान में थरकोल में मौजूद, मगर दूसरी जगहों में मौजूद जो हमारा अपना डोमेस्टिक कोल है, वो हमारा अपने वफाक के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करवाया, इनको बदनाम करवाया,
एक ज़माने में नैब को भी इसका पीछे छोड़ दिया कि ये हम ना कर सकते। अब जब हमने इतना कामयाब एक थर कोल का मंसूबा शुरू किया, पता लगा कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे कम कीमत अगर कोई कोल है तो वो आपका थर कोल का कोल है। अगर हुकूमत ये फैसला करे कि जहाँ भी इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ हुकूमत पाबंदी लगाएगा कि 1 साल के अंदर उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो 1 साल के बाद उनको अपना चेंज करके वो डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका अपना इंपोर्ट का बिल भी कम होगा, पाकिस्तान की मीशत के लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा। तो मेरा ख्याल में एक मुस्बत कदम होगा और बहुत ज़रूरी है। मजाक में आपको बताओ जनाब स्पीकर, यूरोपियन यूनियन ने हम पे जो GSP प्लस के नतीजे में वो कंडीशंस डाले हैं, उसके हवाले से अगर किसी ने गलती से पंजाब सूबा में डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल भी की तो वो आके असेस करेंगे, वो कहेंगे कि ये कोल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बाहर वाला कोल आप इस्तेमाल करें, अपना वाला कोल जो है वो ज़्यादा उसका कार्बन जो है वो बुरा है। अब कौन इनको समझाएंगे कि जब तक हम इंपोर्ट करते हैं इधर आ जाता है वहाँ उसका कितना कार्बन का आउटपुट होता है। ये एक लॉबी है जो सिर्फ अगर वज़ीर आज़म साहब ज़ाती दिलचस्पी लेता है, हम सद इसके साथ देते हैं तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम डोमेस्टिक एनर्जी पे आए, हम सोलर एनर्जी को सपोर्ट करें, हम डोमेस्टिक जो आप प्रोड्यूस करते हैं कोल उसको सपोर्ट करें। इसमें मैं ख़ास तौर पे एनर्जी में हमें वज़ीर आज़म साहब की मदद चाहिए होगा कि वो नेपरा पे काबू हो और बाकी ऐसे इदारे पे काबू हो और उनको फोर्स करे बाकायदा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि हमने अब अपना डोमेस्टिक सोर्सेज को किसी इंपोर्टेड को नहीं, पाकिस्तान का अपना सोलर एनर्जी, पाकिस्तान का अपना कोयला इस्तेमाल होगा तो ना सिर्फ मुआशी तरक्की होगा मगर पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। इसमें मैं एक जो हुकूमत का कदम है मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ये बहुत दहीना हमारा मुतालबा भी रहा है और एक आईनी हक है जो पहली दफ़ा अब इस बजट में हुकूमत ने पैसा रखा है कि ऑयल हेड्स जो जहाँ से ऑयल या गैस प्रोड्यूस होता है, अपने अपना गैस है जहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है, आपका आईनी हक है कि जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस हो वो सबसे पहला हक वहाँ के लोगों को। तो वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पहली बार आपका इस बजट में पैसा रखा है कि फॉर द गैसिफिकेशन एंड टू सप्लाई एनर्जी टू दोज एरियाज जहाँ से ये गैस प्रोड्यूस होता है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है आपका, आप आइन पे भी अमल दरामद कर रहे हैं और आप मुआशी इनकलाब उन पसमानदा इलाके में लेकर आएंगे और साथ साथ उस जो मुआशी बुरान से गलत फ़ायदा दहशतगर्दी के और दूसरे जो ग्रुप्स है फ़ायदा उठाते हैं उसका भी आप मुकाबला कर रहे हैं। तो इसका ये जो आपका कदम है इसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इसी को एक बुनियाद बना के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि लेट्स गो फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक एनर्जी ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सके। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उसकी तारीफ़ भी की और वाकई हमारे लिए ये बहुत ही एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है एंड इट इज़ अ सक्सेस दैट वाज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। आपका 2 तिहाई अक्सरियत का हुकूमत था 2013 में से लेके 2018, फिर 2018 से लेके उसके बाद खान साहब का हुकूमत था। तो हमारा हमेशा वफाक के साथ ये झगड़ा होता था कि हम अपना जो शेयर है, जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। तो टू ओवर कॉम्पेंसेट फॉर दिस हमने ये फैसला किया कि हम कैसे फिर हमने तो अगर ऑरेंज ट्रेन का मुकाबला करना है या दूसरे मंसूबे के मुकाबला करना है तो हम कैसे अपने वसाइल से ऐसे मंसूबे लेकर आ सकते हैं
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 मंशूर में PPP मोड की इंट्रोड्यूस कर ली थी, उसी को हमने आगे रख के, चाहे वो थरकोल का कामयाब मंसूबा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्रिजेस का, रोड्स का हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। ऑब्वियसली स्कूल्स एंड उसमें हेल्थ में थोड़ा बहुत हुआ है, मगर द बिग सक्सेसेस इन एरियाज लाइक दीज हम आगे जाके अब इकोनॉमिक जोन भी दाबेजी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करवा रहे हैं। तो हम मदद करना चाहेंगे, साथ देना चाहेंगे हुकूमत वक्त का, अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे पे काम करना चाहते हैं। मगर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारा जो एक्सेलरेटर पे स्पीड जैसे काम हो रहा था ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो एकदम से इट हिट अ वॉल इन 2018 एंड वो इसलिए जनाब स्पीकर कि हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती, और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे, और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब की मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। जनाब स्पीकर, नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, और बस आप सब इतने मैच्योर हैं कि इतने साइकिल्स गुजरने के बाद ये हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, कितने दफे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा और फिर उधर ही से बाइज्जत बरी होके इधर आके बैठना पड़ेगा जब तक हम ये फैसला करें कि हम एक दूसरे की इतना इज्जत करते हैं कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है अपने सियासत को आगे बढ़ाने के। अगर इस पे कंसेंसस होता है और हम ये पुराना एक जो हमारा ये मुतालबा है इस पे अमल होता है, तो आपका मीशत को भी फ़ायदा होगा, आपका बिजनेस कम्युनिटी को आपका हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को हिम्मत मिलेगा। अगर किसी कौमी मफाद की वजह से आप आजकल इस पे अमल नहीं कर सकते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप नैब से एग्जेम्प्ट करवा दें, जैसे आपने SIFC के मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवाया। अगर हम ये कानून साजी वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे अगर होना करे तो वहाँ करे, तो आई गारंटी यू पाकिस्तान की अपने आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे जितना बतौर वज़ीर ख़ारजा मैंने भी मेहनत की, आप सब भी मेहनत कर रहे होंगे, जितना हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पीछा करते हैं, पाकिस्तान की अपनी बिजनेस कम्युनिटी की इतना ताकत है कि वो आपके साथ मिलकर ये मंसूबे कर सकते हैं। इनका खौफ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी वो ताकत देना पड़ेगा ताकि आप इस किस्म के मंसूबे पाकिस्तान भर में कर सकें। और हमारा आपसे उम्मीद ये होगा कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें। हर डिवीज़न में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में या PPP मोड में हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। सुबह सिंध 3 ऐसे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं। आपके सपोर्ट के साथ हम और कर सकते हैं, दूसरे सूबे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और सेक्टर जो कि आपकी सपोर्ट का मुंतज़र है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, IT सेक्टर का है। हमारे जो नौजवान हैं और आज का इकॉनमी इसके इर्द गिर्द घूमता है, हम हर जो मॉडर्न डिवाइस है उस पर इतना टैक्स डाल देते हैं तो वैसे ही ख़रीद नहीं सकते थे, आपके टैक्स के बाद तो ख़रीद ही नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट वो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पहुंचाना चाहिए। आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ सड़क नहीं है, आजकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मोटरवे या हाईवे नहीं है। आपको जो सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड का इंटरनेट है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके गवादर तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि हम अपने नौजवानों को एक्सेस तो दिलवा दें। हम तो IT इनकलाब लेना चाह रहे हैं और IT इनकलाब तो हमें मुश्किल से कराची के बाहर सिग्नल मिल जाता है, वहाँ भी कभी कभार मसले हो जाते हैं। तो इस पे अगेन एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट में इसको आप ज़रूर सपोर्ट करें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में जो बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, इवन क्वेटा एंड पेशावर, आपकी सपोर्ट के साथ अगर हम IT टेक्नोलॉजी, मुल्तान को कैसे बोल सकता, बड़े बड़े शहरों में अगर हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में ये IT पार्क्स, ये टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉलेज, जहाँ हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट दिलवा सकते हैं, इंसेंटिव्स दिलवा सकते हैं, तो ये भी ओवरऑल हमारा मीशत के लिए बेहतर होगा। जनाब स्पीकर और भी टॉपिक्स थे लेकिन मैं अब रुक जाऊंगा। ये कहना तो ज़रूरी है कि जनाब स्पीकर हम कंसेंसस के साथ और कंसल्टेशन के साथ बेहतरी आता है। और मेरा तो अपील, वैसे आपसे तो अपील नहीं, मुतालबा होगा कि हमारे साथ तो कंसल्टेशन हो ही हो, लेकिन रिक्वेस्ट साथ ये भी होगा कि ख़ास तौर पे जो आपके मुआशी फ़ैसले हैं या मुश्किल फ़ैसले हैं, आपने बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फ़ैसला किया गया है, तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फ़ैसला हो या जो भी फ़ैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। और जब तक सियासी इनपुट नहीं होगा, हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का एक जो आज से नहीं कि मीशत तो इकोनॉमिक का डिग्री भी हो, बाकी सब कुछ बड़ी अच्छा, एवरीथिंग वेरी, जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चलेगा। ना आवाम में वो जो आप खुद रिलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाया जाएगा, ना जो ग्राउंड रियलिटीज आपको मालूम है, किसी इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू को मालूम नहीं है जनाब, इसमें उनको जो ज़मीनी हकायक है उनसे वो वाकिफ़ नहीं है जनाब इसमें। और जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, ना सिर्फ आपका अपना जमात मगर आपके साथियों के, तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी अ बजट बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। एंड हमने ये जो रवायत है ये तोड़ना है। ये मुमकिन ही नहीं है जनाब स्पीकर, मैं आपको कि एक ऐसा मुल्क जहां 40% स्टंटिंग रेट है हमारा फॉर अंडर 5 years, 40% स्टंटिंग रेट अंडर 5 years। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासतदान यह फैसला करे कि हम दूध पे 18% टैक्स लगाए। ये किसी बाबू का तजवीज़ होगा जनाब, ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ऐसा मुल्क में जहां 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल कि हम ये फैसला करें कि हमने टैक्स करना है तो स्टेशनरी को टैक्स करना है और स्कूल का सप्लाईज को टैक्स करना है। ये किसी सियासतदान का नहीं है, किसी बाबू का फैसला है जनाब। ये कोई ऐसा एक बजट में चीज निकल चुका है जिसके नतीजे में 18% सेल टैक्स लग रहे हैं हमारे हेल्थ के जो डिवाइसेस है, जैसे स्टेंट्स हम दिलवाते हैं, हम तो NICVD के थ्रू मुफ्त दिलवाते हैं, उस पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है जनाब इसमें। तो अगर गलत है आप इंप्रेशन ये है कि 18% टैक्स लगेगा, जिसके नतीजे में एक तो प्राइवेट सेक्टर तो पैसा कमा रहे हैं, वो अपना बिल भराएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है वो तो रियासत की तरफ से और NGOs की तरफ से और चैरिटीज़ की तरफ से किया जा रहा है। तो या आप ये प्राइवेट सेक्टर के लिए डालें और कोई तहफ़्फ़ुज़ करें उन दूसरी जगह के लिए,
या कम से कम इस किस्म के आमिकाना जो डिसीजंस है वो वापस लिया जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर, आपने काफ़ी मेरा लंबा तकरीर सुना है और मैं हुकूमत को यकीन दिलाना चाहूँगा कि जैसे उनका कोशिश है कि महंगाई का मुकाबला हो और मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए, हम कंसल्टेशन में होंगे तो हम आपके साथ होंगे। आपका शुक्रिया। आइटम नंबर 3 अब लेंगे, कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। मुझे नाम दे दीजिए इसके ऊपर जी। नवीद कमर साहब। Mr. Speaker, unfortunately I am looking at this paper that has been left on our tables about a couple of hours ago. जनाब स्पीकर, ये पूरा पलंदा जो मेरे हाथ में है, जिसमें हर किस्म की डिटेल्ड न सिर्फ नुक्ताचीनी बल्कि तजावीज़ हैं ऑन वेरियस आइटम्स गिवन इन द फाइनेंस बिल। सर, ये जादूगरी शायद हो सकता है यहाँ पे तो हो कि स्पीड रीडिंग करके और क्रॉस रेफरेंसिंग करके वो समझ सकते हों कि ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि Senate recommendations are not for the Finance Ministry. The Senate recommendations are for the National Assembly. And if nobody in the National Assembly is given the chance to even understand where this is coming from, we will just either ignore it or go along with whatever the Finance Minister says. Then there is no meaningful input. To be honest, the entire budgetary process has become farcical. ये मुझे बताएं कि बजट पास करती है नेशनल असेंबली, एक्सक्लूसिव प्रोरोगेटिव है नेशनल असेंबली का, थ्रेडबेयर उसको सिर्फ सेनेट देखती है। मतलब वी हैव टू कैच अप विद टाइम्स। हाँ, ये उस जमाने से चल रहा है जब सेनेट का तो खैर कोई वास्ता नहीं होता था। 18th अमेंडमेंट में उनको एडवाइजरी रोल दिया गया। डार साहब बैठे हैं, ये हिम एंड रजा वर इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दैट। बट द पॉइंट इज दैट दिट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। ये किसी नेशनल असेंबली के फाइनेंस कमेटी में थ्रेडबेयर डिस्कस ही नहीं होता। यहाँ जो जनरल डिस्कशन होती है दैट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल agenda than anything serious that happens. I would suggest, and I will bring in amendments in the rules of procedure, because our own rules are the ones that are the biggest roadblocks to National Assembly playing any meaningful role in budget making. तो इस दफ़ा तो जो भी होगा हमको उससे गुजारा करना पड़ेगा। Sir, if we are given time to study it and come back, this will delay your budget by at least a day or two, but will make it more meaningful. Otherwise, what we may have to do is to, at least in the future budgets, change the process altogether. जहाँ हमें जो भी हम करेंगे, अभी हम पॉलिटिकल इनपुट्स की बात कर रहे थे कि मीनिंगफुल बजट इज ओनली अ बजट जिसमें पॉलिटिकल थॉट गया हो और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी हो। तो ये तो शायद कोशिश ही है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, पर्टिकुलरली क्यू ब्लॉक के ब्यूरोक्रेट्स कि इनको समझ में भी ना आए कि क्या हुआ, और जहाँ भी उनका मुकमुका होना है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहें। बट I will let this go this time around, but it's about time कि इस हाउस को हम सॉवेंट कहते हैं लेकिन वो सिर्फ एक आई वॉश है। So inshallah I hope that amendment will be accepted and we will have meaningful input from the National Assembly in the budget process.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी मैं नवीद साहब, मैं डार साहब को फ्लोर देने से पहले, आप ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेंडमेंट करनी है तो आई थिंक वो भी की जा सकती है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है इस दफ़ा इसको इसी तरह जाने देते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आगे उसके अगली दफ़ा इसकी बेहतर तैयारी कर लेंगे। जी इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ मेरे भाई ने जो नुक्ता उठाया है ये वो ज़रा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ और उनको रिमाइंड भी करवाना चाहता हूँ। ये एक आइनी एक फ़र्ज़ है, एक ज़िम्मेदारी है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और उसमें उनको ये प्रोगेटिव दिया गया है कि बल्कि ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की कि जब यहाँ बजट पेश करें तो वो बजट ले होता है सेनेट में भी उनकी वोटिंग नहीं होती, ज़ाहिर है वो पास नहीं करते उस बजट को। और इस हद तक बिल्कुल मेरे भाई सैयद नवीद कमर साहब सही कह रहे हैं कि बजट या फाइनेंस बिल का जो पास होने का प्रोगेटिव है वो सिर्फ नेशनल असम्बली का है। हैविंग सेड दैट, जो आइन उनके ऊपर जिम्मेदारी देता है कि आप अपनी रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर नेशनल असम्बली को पेश करेंगे, ये नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये ट्रेडिशन इस साल नहीं है, ये साल से चली आ रही है जब से ये आइन में प्रोविज़न है कि बजट पेश होता है, सेनेट में भी ले होता है फौरी नेशनल असम्बली के बाद, और वहाँ ये जो बजट है ये फिर फाइनेंस कमेटी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफ़र हो जाता है, जिसमें तकरीबन तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी है और वो उसको थ्रेडबेयर उसको वो डिलिब्रेट करते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ख़ुद भी या उनकी टीम मौजूद होती है। और लकीली मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लगता है कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन नेशनल असम्बली एंड इन सेनेट। सलीम मांडवी वाला साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो चेयरपर्सन है, वो चेयरमैन है सेनेट फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के। तो मेरा ख्याल है कि आजकल से शायद अच्छा से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस इस पर बहुत मेहनत होती है। देवर टाइम्स कि जब ये हाउस सेनेट की रिकमेंडेशंस को 10 सेकंड में बिन किया करता था। नवीद महल है वही चाहता है, ना मुनासिब नहीं है। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ हाउसेस। इट वुड बी ए कंटेम्प्ट टू से कि जी हम परवाह नहीं करते और उनका क्या काम है। उनका काम है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और उनके ऊपर एहसान नहीं किया गया कि जो बजट वहाँ पेश किया जाता है। आइन आपका कहता है और उन्होंने उस आइन की ताबेदारी करते हुए अपनी मेहनत करके और रिकमेंडेशन दी है। चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें थ्रू आउट शामिल होती है उस प्रोसेस में, तो वो जो चीज़ें डूएबल होती हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
कि जब वाइंडिंग अप स्पीच करेंगे जो कि आज या कल जब भी होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, तो वो उसको उसमें अकोमोडेट कर लेते हैं। मैंने एज ए फॉर ए चेंज मैंने 2013 से 2017 जो 5 बजट पेश किए, आई ऑलवेज गेव देम ड्यू प्रायोरिटी। और जो चीज़ देखिए, कोई भी आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, तो आपका अपना सिस्टर हाउस है और आपकी अपनी कमेटी है, तमाम आपकी यही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बैठी हैं, वहाँ भी बैठी हैं, तो वो मैं जो चीज़ें लिया जा सकती होती थी मैं लेता था और मैं बताता था कि इतनी रिकमेंडेशंस हैं, फॉर एग्जांपल 100 हैं, उस पर 50 ले ली हैं, उस पर जो आधी ली हैं वो 30 ली हैं और 20 हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बात यह है कि उसी स्पिरिट के साथ अगर कोई अच्छी चीज़ है तो लेनी चाहिए। लेकिन ये मैं इत्तफाक करता हूँ नवीद कमर साहब से कि ऑब्वियसली अभी हाउस के लिए टाइम नहीं है कि इसको डिस्कस करें, और ना ही हाउस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको स्टडी करके वो अपनी काउंटर तजावीज़ दे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है जो कि थ्रू आउट अटैच है उस तमाम मीटिंग्स में सेनेट की, कि जो चीज़ें रियलिस्टिक हैं, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स द स्काई, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो हर चीज़ को यानी अकोमोडेट नहीं हो सकती। मैं उनकी कंस्ट्रेंट को समझता हूँ। इसी तरह जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो चीज़ें की, मेरा ख्याल है उसमें कुछ चीज़ें बहुत वैलिड थी, टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के दूध के। आई एम श्योर कि ये चीज़ें हमारे भी इन हाउस कैबिनेट मीटिंग्स में, इवन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने शेयर की हैं, और उसके वो चेयर करने के अलावा आप देखेंगे कि वाइंडिंग अप में सम मोर एक्शंस विल बी रोल्ड आउट। तो इंशाअल्लाह कई चीज़ें जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज कही हैं, वो शायद वो वाइंडिंग अप स्पीच में यू विल सी कि दोज हैव बीन डेल्ट विद पॉजिटिवली। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता था आपकी इजाज़त से, ये जो 1-2 दिन का प्रपोजल है कि आगे ले जाए, यू डोंट हैव टाइम। आज 24 हो गई है और मेरा ख्याल है कि इस पे अगर कोई इसके हवाले से कोई चीज़ देनी है तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से शेयर कर ले, जिसको भी कोई सजेशन हो। थैंक यू। जी नवीद साहब। Thank you. I think I was misunderstood perhaps. It was not meant in contempt of any house, there's no question. Just like you were amongst the framers of the 18th Amendment, so was I, and it was a collective decision to do so. And it is not the fact that we don't want Senate to consider it or give advice to the National Assembly. But since the advice is given to the National Assembly should have sufficient time to consider that advice. It should not be just taken for granted that it will be either rejected or accepted. Secondly, my even bigger issue is that it is the National Assembly which should also consider the same budget threadbare rather than just deal with it at a political level. So our own rules are the ones that preempt us from doing so. So we should move to modify the rules so that both the National Assembly Standing Committee on Finance and the Senate Standing Committee on Finance should go over the budget. It will mean double work for the Finance Minister and the Finance Ministry, but perhaps some inputs would come in which would be useful. Dar Saab wants to accept this proposal, I think. Ji, Dar Saab. Dar Saab. जनाब स्पीकर, नवीद कंवर साहब की ऑनरेबल मेंबर की बहुत अच्छी तजवीज़ है, दो इट नेवर हैपेंड बिफोर। द आइडिया इज़ कि चूँकि इस हाउस में बजट आता है, इस हाउस में होता है तो फ्लोर पे सारा काम हो रहा होता है, और उस हाउस में चूँकि पास भी नहीं करना, सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है। बट आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया कि आपको एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी इफ़ यू कैन। एक तो अभी तक हमारी फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन नहीं इलेक्ट नहीं हुए और कमेटी फाइनलाइज नहीं हुई, हो जानी चाहिए। और लेट्स हैव पॉजिटिवली आई सपोर्ट इस आइडिया कि आपका काम फैसिलिटेट हो जाएगा जैसे वो गोइंग फॉरवर्ड। सो पर्सपेक्टिव तजवीज़ फाइन फॉर नाउ। मेरा ख्याल है वाइंडिंग अप की इजाज़त दे। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ ऑनरेबल मेंबर्स के। आज हमारे पास मेहमान आए हैं सियालकोट से, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ अल्लामा इकबाल लॉ कॉलेज सियालकोट। वी वेलकम देम। जी, अब हम सेनेट की रिकमेंडेशंस पे डिस्कशन करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली असगर साहब को कि इन रिकमेंडेशंस के ऊपर शॉर्ट टू द पॉइंट बात की जाए। अली असगर साहब नॉट प्रेजेंट। इलियास चौधरी साहब जी, सेनेट की रिकमेंडेशंस पे इलियास साहब बात कीजिए। माइक खोलें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्पीकर साहब
आपकी इस कुर्सी से भी मुझे इंसाफ बहुत कम मिला है। फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग इन दिस हाउस इन लास्ट 3 months। मैं अपने हलके से आया हूँ और मुझे अल्लाह ताला के करम से, इमरान खान की सपोर्ट से और हलके के अवाम ने मुंतखब करके भेजा है। जहाँ तक अमेंडमेंट का तल्लुक़ है कि इसमें जो सेनेट की अमेंडमेंट है, इसमें भी टैक्सेस एंड टैक्सेस है। सोलर पे भी टैक्स लगा दो, इस पे भी टैक्स लगा दो। जनाब अली, मेरी ये गुजारिश ये है कि ये जो टैक्सेस हैं, ये एक आम शहरी ने पे करने हैं। मैं समझता हूँ ये एक किस्म का मुआहदा है बिटवीन आम शहरी और स्टेट के। मैं ये शहरी एज ए शहरी टैक्स देता हूँ, मैं साबुन की टिकिया लेता हूँ, टैक्स देता हूँ, मैं बिस्कुट लेता हूँ, टैक्स देता हूँ। ये सेनेट रिकमेंडेशंस पे प्लीज, मैं उसी पे ये टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो टैक्सेस आ रहे हैं। तो इसमें मोहतरम ये इतने टैक्सेस हैं, लेकिन इसमें हमारे बजट में कहीं ही नहीं लिखा कि हमारे शहरी के जो स्टेट के फ़राइज़ हैं वो कैसे अदा कर रहे हैं। शहरी मांगता है, अगर हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, टैक्सेस देते हैं, लेकिन शहरी ये भी दरख्वास्त करता है कि उसकी जो उसके हकूक़ हैं वो भी स्टेट पे करे। स्टेट हमारी जो है वो बिल्कुल उस पर सोई हुई है। मुझे अगर आपने स्कूल में बच्चा दाखिल कराना है तो मुझे प्राइवेट स्कूल जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। तो ये तरीका कब तक चलेगा? कब तक ये गरीब आवाम पिसती रहेगी? और ख़ासकर मैं इन रिकमेंडेशन में या बजट में जो मैंने देखा है कि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने इस मईशत को सहारा दे रखा है पिछले कई साल से, अगर फिगर देखें तो पिछले साल में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने तकरीबन $27 बिलियन पे किया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे सख्तियाँ की जा रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पासपोर्ट रोके जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गद्दार कहा जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल ओवरसीज़ गुजारे, वहाँ मुझे एक भी गद्दार नज़र नहीं आया। जब आप कानून बना रहे हैं कि सियासी पनाह देने वालों को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं जर्मनी में तकरीबन 24 साल गुजार के आया हूँ जी। वहाँ 90% पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह के ज़रिए मुआशी पनाह हासिल की। जी, ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ जी, कि ठीक है, इनके एक साबका सेक्रेटरी जनरल थे, मैं 1 मिनट दे दें जी थोड़ा सा जी। साबका सेक्रेटरी जनरल थे हमारे इनके डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब। तो वो अक्सर वहाँ सियासी पनाह के लोगों के लिए गवाही देने आया करते थे। वो यही कहते थे कि मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, इनको प्लीज़ मुआशी पनाह दे दें। तो खुदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे जुल्म कम कीजिए, बोलने का हक दीजिए, वोट देने का हक दीजिए, ताकि वो हमारी मैशत में किसी न किसी तरीके से वो काम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। आप इन्वेस्टमेंट लेने दुनिया में घूम रहे हैं, इन्वेस्टर हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें कि इंशाअल्लाह ताला कल जो वक्त आएगा यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को उठाएंगे और इन्हीं के ज़रिए मुल्क की मैशत ठीक होगी। जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अली जदून साहब, अली साहब प्लीज काइंडली सेनेट रिकमेंडेशंस पे। थैंक यू जी। सर, ये बजट में सबसे ज़्यादा बात भी हुई इसके ऊपर नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, वो है सैलरी क्लास के ऊपर। हम सुनते तो रहे हैं कि 25% आपने सैलरीज़ में इजाफा किया है, लेकिन जो सैलरी क्लास का हायर साइड है उसके ऊपर आपने स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए होगी जी, उसकी जो हायर साइड है उसके ऊपर टैक्स की शरह आपने 35% कर दी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके अलावा जो बिज़नेस की हम बात करते हैं तो हायर साइड जो हमारा हायर स्लैब है, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए होगी सर।
जो बिज़नेस की हायर साइड है, हायर स्लैब है, वो आप 45% पे ले गए हैं प्लस सुपर टैक्स। तो मेरे ख्याल में जो हायर स्लैब आप 45% प्लस सुपर टैक्स लेके गए हैं, पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा टैक्स किसी जगह पे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसे रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और उस पोजीशन में आप अगर हायर स्लैब जो है वो 45 प्लस सुपर टैक्स पे ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्री हमारी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, ये आगे चलने के काबिल नहीं रहेगी। प्लस सबसे बड़ा इस बजट में जो सेनेट में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई है, वो है आपका एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो आपने टैक्स लगा दिया है। पूरी दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं है सर। हमारा मुकाबला है इस वक्त बांग्लादेश को हम देख रहे हैं या इंडिया की इंडस्ट्री के साथ हमारा कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पे क्या हालात है। साथ में चाइना है, वो 35% रिबेट दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, और हमने 18% जो है वो टैक्स, सेल्स टैक्स लगा दिया है। मुझे नहीं पता कि हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये इस तरह के काम करने से इंडस्ट्रियल्स क्या और कहाँ हमारे मज़दूर तक को इसका नुकसान पहुँचेगा। इसके अलावा सर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पिछले दिनों इस गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, वो ज़राअत के शोबे में हमारे किसान के ऊपर, ख़ास तौर पे पंजाब के और सिंध के किसान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जो वीट इंपोर्ट की गई, उसमें होना तो ये चाहिए था कि इस वीट इंपोर्ट करने के बाद हमें अपने किसान को कोई फ़ायदा, कोई इंसेंटिव देना चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा किया। ये है कि हमने जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे मशीनरी है, उसके ऊपर हमने टैक्स इम्पोज कर दिया है। तो बजाय इसके कि हम अपने किसान को कोई फ़ायदा देते, हमने यहाँ पे ला के उनको खड़ा कर दिया कि यार आप अब बेहतर मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते, आपके लिए ट्रैक्टर्स और दीगर मशीनरी भी महंगी हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की उसके ऊपर, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है, हमने उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं, और जितने भी पैकेजेस हमारी इंडस्ट्री है, जैसे मिल्क पैक है या ऑलपर्स, ये जितने भी हैं, उनके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है। मेरे ख्याल में होगा ये, सेल्स टैक्स लगाने से प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे, लोग डाइवर्ट हो जाएंगे उस बिज़नेस की तरफ, उस दूध की तरफ जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये उस इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा और एट द एंड हमारे हुकूमत को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको वहाँ से कोई टैक्स नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में हमें जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं, इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, इनकी तरफ बेहतरी करनी चाहिए। थैंक यू। हम समझते हैं इस वक्त कि IMF के आपने कर्जे देने हैं, लेकिन उस हालत में ना दें कि हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर बैठें। हम ये कर्जा तो उनको किसी न किसी तरह तो लौटा देंगे, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे करेंगे, अपने ये जो तबाही की तरफ अपनी इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं, इसे बेहतरी की तरफ कैसे लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस वक्त टैक्स लगा दिया गया है मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, एक शख्स जो दिन रात मेहनत करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, हमने तो गरीब बच्चे से उसके हाथों से किताबें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेडिकल इक्विपमेंट्स प्लस जो हमारे ख़ास तौर पे स्टेशनरी के आइटम्स हैं, अभी इसके ऊपर पहले ही बात होगी, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है ये सरासर ज़्यादती है। थैंक तो यू, मेरे वेरी काइंड, थैंक यू जी। राना असगर नून साहब, राना असगर नून साहब, कासिम नून साहब हैं, फराज नून साहब, सॉरी मुझे इन्होंने गलत लिख के भेज दिया, माजरत चाहता हूँ फराज साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मेरे पर एतमाद किया
और मुझे इलेक्शन में टिकट दिया। उसके बाद मैं अपने हलके NA 154 के अवाम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे पर एतमाद किया और मुझे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान तक भेजा ताकि मैं उनके मसाइल पर बात कर सकूँ। जनाब स्पीकर, सेनेट रिकमेंडेशन के ऊपर आइटम नंबर 126 पर मैं बात करूंगा और इस पर बताना चाहूँगा कि मैं इसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम जारी था और इसके ऊपर तकरीबन पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका था। 126 के ऊपर उस हैदराबाद सक्कर मोटरवे 306 किलोमीटर। उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई, चलें इसको हम प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं जनाब स्पीकर। और दूसरा 128 के ऊपर भी बात करूंगा और इसके ऊपर भी यही कहना चाहूँगा भी इस बिल को भी हम सपोर्ट करेंगे, जिसमें शहीद कुरान पेपर्स के हवाले से जो 165 मिलियन फंड्स जो मुख्तस किए गए। लेकिन बेहतर होता जनाब स्पीकर कि अगर हमें ये कॉपी पहले दे दी जाती और इसके ऊपर हम कुछ स्टडी कर लेते और उससे बेहतर तरीके से आपसे बात कर लेते। आपने तो माशाल्लाह अच्छी की, स्पेसिफिक आपने दोनों बातें की बड़ी। ये एक्चुअली हमने रात को लेट भेज दी थी, सुबह भी यहाँ रख दी थी, बट हमें तो अभी जब फ्लोर पे आए हैं तो स्पीकर साहब हमें मिली, आपने तो अपना काम किया पूरा। जी हाँ, और स्पीकर साहब इसके चलें इसके साथ साथ स्पीकर साहब मुझे ना थोड़ा सा टाइम अपने हलके के हवाले से भी चाहिए, क्योंकि मेरा जो हल्का है वो अभी तो हम इसके ऊपर सेनेट रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का NA 154 पिछले 40 साल से जितने भी नुमाइंदे मुंतखब होकर इस फ्लोर के ऊपर आए हैं, कभी उन्होंने इस फ्लोर के ऊपर अपने हल्के के हवाले से और इस फ्लोर पे बात ही नहीं की। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने हलके की आवाज़ यहाँ उठाऊं। हमारे मसाइल हैं, मेरा लावारिस हल्का है जनाब स्पीकर। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके विप साहब से मशवरा करके अच्छा उसके बाद रेकमेंड करेंगे, दूंगा इंशाल्लाह टाइम। जी प्लीज़ एक मिनट से। जी। और उसके साथ साथ मैं रोशनी डालना चाहूँगा जनाब स्पीकर, चलें उस पर मैं बाद में बात कर लूँगा। अभी ये सामने आया है कि 18% टैक्स जो है वो बच्चों के दूध पे लगा दिया गया है। तो ये कितने टैक्सेस हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने टैक्सेस लगाएगी, मतलब कि इसमें बच्चों की नशोनुमा किस तरीके से होगी अगर इस तरीके से दूध के ऊपर बेसिक चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और आजकल जनाब स्पीकर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो गर्दिश कर रहा है, इस पे हमें वजाहत भी अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा कि वापडा के हवाले से जो एक आम सार्फिन थे उनके ऊपर 200 यूनिट तक एक लगाया गया टैक्स। 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल आएगा, तकरीबन बिल आता था 2503,000 के करीब। अगर आप 201 यूनिट पे चले जाएंगे तो वही बिल पहुंच जाएगा 8,000 रुपये पे। तो वापडा वालों ने इस दफ़ा सुनने में ये आया है कि जुल्म ये किया है कि जिनके यूनिट्स 190-95 रुपये जिन्होंने यूनिट्स यूज़ किए हुए थे उनको ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए 201 के ऊपर। तो जनाब स्पीकर, गरीब कहाँ जाए? या तो फिर बेहतर तो ये है कि हर शहर के अंदर फांसी घाट बनाए जाएं और गरीबों को लटका दिया जाए और उसके देखें जी क्या किस चीज़ का रोना रोए जनाब स्पीकर। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। जी ठीक। ज़रा किसानों को तो हमने वैसे ही मार दिया है, आज किसानों पे बात करने वाला कोई नहीं। अभी बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो मेरा दिल था कि मैं उठ के उन्हें कहूँ कि जी आपकी वालदा मुहतरमा शहीद ने तो किसानों का साथ दिया, लेकिन आज किसानों का क्या हाल है? गंदुम, जिस बैठक में आप किसान की बैठक में चले जाएं गंदुम पड़ी है। मकई का रेट आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो 3,000 रुपये था आज वो हमें 1500 से 2,000 मिल रहा है। गंदुम हमने 2500 से कोई खरीदने वाला नहीं। तो जनाब स्पीकर, हम कहाँ जाएं? थैंक यू राणा साहब, इंशाल्लाह आपको दूंगा मैं। जी राणा साहब। जनाब स्पीकर, आखिर में बातें तो मेरे हल्के के हवाले से बहुत थी, लेकिन अब टाइम आप नहीं दे रहे। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान बादीनी साहब, सेनेट की रिकमेंडेशंस पे बात कीजिए। बिल्कुल जी, शुक्रिया जी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इसमें LPG प्लांट्स का जिक्र है। मैं एक करता चलूँ कि
जो एलपीजी सोर्स है हमारा, वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से और रशिया से। यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता कि तफ्तान बॉर्डर N40 में है और शागी में मौजूद है। वहाँ से एलपीजी को पहले लेके जाते हैं कराची, वहाँ स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से वापस लेके आते हैं। 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1000 किलोमीटर सफ़र करके दोबारा इसे ले आते हैं। और प्लस इसके साथ ही कि हमारे आज से कोई 7 साल पहले रक्षान के कोई 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एलपीजी प्लांट्स की मंजूरी हुई थी, जिसमें से 2 तो लग गए, और खारान और वाशुक डिस्ट्रिक्ट के एलपीजी प्लांट्स आज भी इस चीज़ के मुंतज़र है कि कोई गवर्नमेंट आके कर सके। और रिसोर्सेज की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए माइनिंग रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास काम है। और दूसरी जानिब यहाँ रोड्स का भी एक ज़िक्र हुआ है, तो रोड्स ईरान को मिलने वाला और लंदन हाईवे जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कोई 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ब्रिजेस की ज़रूरत है, जिससे काम बंद होता है। और अगर हम फ्लड्स की तरफ जाते हैं तो बलूचिस्तान से मिलने वाले 4 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता खुजदार से आता है, पोराली पे बारिश होती है तो रास्ता बंद होता है। दूसरा रास्ता बोलान से आता है, तो बोलान में बारिश होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट तीसरा रास्ता ज़ोब का है, और ज़ोब से भी बलूचिस्तान से दाखिल होने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान से कट जाता है। और कमाल ये कि जब एनडीएमए काम करना चाहता है तो एनडीएमए खुद बलूचिस्तान में इंटर ही नहीं हो सकता, तो वो काम क्या करेगा। तो लिहाजा अगर एनडीएमए का एक ब्रांच कोयटा के में अगर हो और वहीं से इसको ऑपरेशन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और टैक्सेस की बात करें तो यहाँ माइनिंग हमारे इलाकों से होता है और पूरे बलूचिस्तान से होता है, ख़ास तौर पे चागी से होता है, लेकिन उस माइनिंग के ब्याफ पे जो टैक्सेस जो रेवेन्यू जमा होता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे बच्चे के पास पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं, और हमारे घरों में पानी के लिए सोर्स भी नहीं, और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, और उनमें से मैं दावा के साथ ये कह सकता हूँ बलूचिस्तान में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के किसी एक छोटे शहर के बराबर का हो। तो लिहाजा इन टैक्सेस के बाद हमारी तो लिहाजा हमारी तरफ से यही है कि जो भी हम बलूचिस्तान के लिए कर सकें, जो टैक्सेस हम बलूचिस्तान से ही हासिल करते हैं, उस टैक्सेस को बलूचिस्तान में ही खर्च होना चाहिए। सीपैक माइक को जी सीपैक बलूचिस्तान है, लेकिन मेरे ग्वादर का बच्चा आज भी पाँव में उसके जूते नहीं हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश हो को जो जी बादीनी साहब बादीनी साहब करें। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम छोटे बड़े मसलों पे शोर तो करते हैं, काश ये सारा शोर बलूचिस्तान के लिए होता, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए होता तो ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू जी। दाऊद कुंडी साहब दावर कुंडी साहब, हाँ नाम यहाँ लिखा हुआ, मैं वही कहा दावर साहब तो मुझे याद था। जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ आपका, और मैं सेनेट रिकमेंडेशन नंबर 58 पे बात करना चाहूँगा। कौन से नंबर पे, कौन से वाले पे? सेनेट की कौन सी रिकमेंडेशन? जनरल कंसेंसस रिकमेंडेशन नंबर 58 जी, जिसमें डिसेबल्ड पर्सनस के लिए रिकमेंडेशन दी गई है कि 100% अलाउंस दी जाए उनको बेसिक पे के हवाले से, उसके बराबर। और वो ये कहते हैं कि टोटल 2% ऑफ एम्प्लॉयज़ है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो DI खान डिवीज़न है उसमें एक ज़िला है साउथ वज़ीरिस्तान जी, और साउथ वज़ीरिस्तान जहाँ दहशतगर्दी का शिकार हुआ, वहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला एक और है जो सर उठाता रहा है और जिस पे बात हुई है, लेकिन वो ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो लैंड माइंस का है। उमर साहब, लैंड माइंस की वजह से जी दावर साहब, लैंड माइंस की वजह से बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े वो माजूर हो जाते हैं।
उनका ख्याल कोई नहीं करता। और इसी कनेक्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ख़बर आई है कि हुकूमत अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे चुकी। दूसरी बात यह है कि हम दहशतगर्दी का मुतासिर जो सूबा है वो तो KP है। कल परसों एपेक्स कमेटी में हमारे वज़ीर आला ने शिरकत की और जिसके हवाले से वज़ीर आला ने वहाँ पे कैटेगरी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स और जो मेरे मुर्शिद मेरे लीडर हैं इमरान खान, उनकी मंजूरी के बाद ही हम किसी फैसले के मुताबिक इस पे बात कर सकते हैं। देखें, आवाम हज़ारों की तादाद में दीर में जमा होती है, साउथ वज़ीरिस्तान में जमा होती है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जमा होती है और वो अमन का नारा लगाती है। और आपको पता है साथ में वो क्या कहते हैं? ऑपरेशन नामंजूर। ऑपरेशन गालिबन हम इस्तेहकाम चाहते हैं, इस्तेहकाम नहीं होगा तो उमैर न्याजी साहब, उमैर साहब सेनेट की रिकमेंडेशंस पे प्लीज़। उमैर न्याजी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं उमैर ज़ुबैर, मुझे उमैर न्याजी साहब का नाम लिख के दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से। उमैर, मैं एक ही उमैर को जानता हूँ, बड़ा पुराना जानता हूँ जी। उमैर थैंक यू जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने सेनेट रिकमेंडेशंस पे बोलने का मौका दिया। इस मौके पे मैं तमाम फॉर्म 45 वाले MNAs को खुशामदीद कहूँगा कि आज वो इस हॉल में मौजूद हैं और ये बड़ी जद्दोजहद करके इधर पहुँचे हैं जी। जनाब स्पीकर, जहाँ तक बजट की रिकमेंडेशंस का ताल्लुक़ है, आपने ख़ुद देखा खुर्शीद शाह साहब उधर से बोले ये क्यों इधर तक लेट पहुँचा। देखें, बजट हमारा डॉक्यूमेंट जो बना है वो यहाँ बना ही नहीं है। IMF का डिक्टेटेड एक बजट है और IMF की डिक्टेशन अमाउंट किसके करती है? जिस तरह उमर अयूब साहब ने पहले बताया, IMF बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक हिटमैन है जिसने ये बजट बना के दिया। उसकी निगोशिएशन में देर लगी और जब वो बजट इधर पहुँच गया तो हमारे मुल्क के अंदर एक मिनी IMF मौजूद है जिसको वो बजट काबिल कबूल नहीं था। आवाम के लिए नहीं, वो मिनी IMF जो है वो बेसिकली इस मुल्क के तमाम कारोबार को कंट्रोल कर रही है और जिस वजह से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने शुरू के 2 दिनों में टोकन इधर से बायकॉट किया और उस मिनी IMF का जब आपस में एग्रीमेंट हो गया तो हमने देखा कि हाउस की कार्रवाई चल पड़ी। और अब जो सेनेट रिकमेंडेशंस हमारे सामने आई हैं जनाब, अगर देखें 1 to 50 डील कर रही हैं अमेंडमेंट वाले पार्ट से।
अगर अमेंडमेंट वाले पार्ट को आप उठा लें तो सेल टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात की है और उसमें बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट होना चाहिए, मगर खाली इस प्रोविज़न को रख देने से मसला हल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, हमारा बुनियादी मसला क्या है? हम अपने आप को कंपेयर तो इंडिया से करते हैं, मगर हमने आज तक अपना इलेक्शन कमीशन, अपना FBR, अपना FIA बाख्तियार नहीं किया। आज अगर हम इन 3 इदारों को बाख्तियार कर लें, देखें इंडिया को हम अगले 3 सालों में पीछे पिछाड़ देंगे। मगर मसला क्या है कि हम में पॉलिटिकल विल नहीं है। जब भी हम गवर्नमेंट में आते हैं, हम चाहते हैं ये किसी ना किसी तरह से इन इदारों में चाहे जिस तरह से भी अपॉइंटमेंट होती है, हम चाहते हैं कि ये हमारे ताबे रहें। और आज इसी वजह से देखें कि पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ है। जनाब स्पीकर, आगे अगर देखें, अगर डिफरेंट प्रोविजंस की तरफ जाएं तो हेल्थ की बात की है, 117 प्रोविज़न है जो हेल्थ की बात करती है। देखें, हेल्थ में पैसे रख देने से कुछ नहीं होगा, हमारा बिगाड़ बहुत बढ़ गया है। अगर आप अदादो शुमार देखें तो वो इतने ख़तरनाक हैं। लोगों ने इधर स्टंटेड ग्रोथ की बात की, स्टंटेड ग्रोथ वाले तो ज़िंदा हैं। आप देखें 1 साल का बच्चा या मोर्टेलिटी रेट क्या है आपका, 57 नंबर बच्चा, 1000 में से 57 बच्चा पहले साल ही मर जाता है। ये मैं डेथ एट बर्थ की बात नहीं कर रहा, बर्थ के बाद का ये पीरियड है। और 5 साल की उम्र तक आपके 67 बच्चे मर जाते हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, हम इसको किस तरह से टेक केयर करेंगे। मगर हम अपनी इमरान खान की दुश्मनी में क्या कर रहे हैं, तमाम मदर एंड चाइल्ड हस्पताल हमने बंद कर दिए हैं। इवन मियाँ वाली का बना हुआ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमने बंद कर दिया और हमने हैंड ओवर किसे कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वालों को। अब वो माएँ, वो बच्चे जो मरेंगे उनका कौन जिम्मेदार होगा, उसका खून किस पे होगा। जनाब स्पीकर, आगे बात हुई जो 180 नंबर 80 पे वाटर क्राइसिस बलूचिस्तान के हवाले से बात हुई। देखिए, ये खाली पानी का मसला बलूचिस्तान का नहीं है। अगर ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा देखें, पानी हमारे पास बेतहाशा है। इधर बात हुई कि 3rd पोल है, आइस के बड़े रिजर्व हैं, हमारे पास रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है। मगर पाकिस्तान का आज मसला क्या है कि स्कार्स वाटर रिसोर्स से हम जा रहे हैं, स्ट्रेस वाटर नेशन हम कंसिडर होते थे, स्ट्रेस वाटर नेशन से हमें आज स्कार्स का दर्जा दिया जा रहा है कि 2025 तक पीने का पानी इधर 90% आवाम को मुयस्सर नहीं होगा। तो क्या सारी आवाम बोतलों का पानी अफोर्ड कर सकती है? उसके बारे में हमने इस बजट में क्या किया? खाली बलूचिस्तान की बात करने से हल नहीं होगा, हमें अपना रेन वाटर तक टैप करना होगा और उसके लिए कोई मंसूबे नहीं किए जा रहे। 4 दिन पहले बारिश हुई, चिदरू का इलाका पानी, बारिश के पानी से डूब गया। क्या हम वाटर उसको टैप करने के लिए डैम्स के लिए हमने पैसा रखा? हमने नहीं रखा। जनाब स्पीकर, फिर इधर बात हुई नंबर 52 पे सोलर के आइटम पे। देखिए, सोलर पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स पे। देखिए, एक ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी बनाएं। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमें भी समझ आती है, मगर इकट्ठा करने का भी तरीका है। आप एग्जिस्टिंग सोर्सेज को ही खाली टैप करेंगे उससे बात नहीं बनेगी। देखिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप पे प्रेशर है, समझ आती है कि 13 ट्रिलियन रेज करना है। 13 ट्रिलियन रेज करना है तो चोरों को पकड़ें जो इकोनॉमी नेट में नहीं है। मसला क्या हो रहा है कि IMF का प्रेशर इतना है, हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि नहीं, टारगेट मीट करना है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इन्हीं से निकालें पैसे। तो इस तरह से करेंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा। बाकायदा सोलर पॉलिसीज दें, सोलर ट्यूबवेल्स दें, आपका टर्न अराउंड होगा। आज क्या हो रहा है कि आज आपकी बिजली जो महंगी हुई है, ज़राअत का उस पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आया। हुआ क्या है कि 80% एरिया, अगर मैं खाली मियाँ वाली की बात करूँ, कॉटन प्रोडक्शन से हट गया है। अगर आप देखें, आपकी 1 मिलियन कॉटन बेल ट्रांसलेट करती है इनटू $1 बिलियन रेवेन्यू आपको जनरेट करता है। आपकी अब फुट्टी नहीं होगी तो मसला क्या होगा, आपको इजिप्ट और गिरदो नवा से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपका रेवेन्यू बाहर जाएगा। तो खुदारा आज थोड़ा सा चंक दे दें एग्रीकल्चर के लिए, इधर पैसे दें तो मामलात बन जाएंगे। आखिर में जी 2 बस बातें करूंगा। PSDP का जिक्र हुआ जी, PSDP में उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, मैं उन पे नहीं सवाल उठाता, वो प्रोजेक्ट्स भी कैरी होने चाहिए। एक ब्रिज है कलूर कोट का, अगर आप खुद आज चेक करा लें, 2017 से वो ब्रिज बना हुआ है। और ब्रिज छोटा ब्रिज नहीं है जो आम आप करें दरियाए रावी पे ब्रिज है, ये दरियाए सिंध के पेट पे ब्रिज है, मीलों लंबा ब्रिज है। और ब्रिज की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2017 से लेके आज तक ना वो DI खान से कनेक्टेड है, ना वो कलूर कोट से कनेक्टेड है। वो ब्रिज हवा में खड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा। इतना बड़ा स्कैम है, उसको हम नहीं कनेक्ट करते, हम अपने नेशनल रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं। आखिर में जी एक बात करूँगा,
देखें हम इंडोर्समेंट के लिए डिफरेंट तरफ देखते हैं, हमें अपना इंडोर्समेंट का मेयार बेहतर करना पड़ेगा। देखें अगर आपको पॉलिटिकल इंडोर्समेंट भी चाहिए तो उसके लिए आपको वज़ादार लोग चाहिए। देखें अगर आप चाहें कि मलकू से गाना गवा के आपको पॉलिटिकल इंडोर्समेंट मिल जाएगी तो ये बेवकूफ़ी है। अगर आईजी पंजाब चाहत फ़तेह अली ख़ान को दफ्तर में बुला के इंडोर्समेंट लेगा तो इससे बड़ी क्या बेवकूफ़ी हो सकती है। देखें इस मुल्क को कोई इंडोर्समेंट दे सकता है तो वो इमरान खान की ज़ात दे सकती है, तो आज उसको पीछे ले आएँ, इंशाल्लाह ताला आपका इकोनॉमिक मसला हल। थैंक यू जी। महबूब शाह साहब, रिकमेंडेशंस के ऊपर बात कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने 2 दफ़ा मुझे कौमी असम्बली का टिकट दिया है और मैं वहाँ से दीर से दूसरी दफ़ा मेंबर मुंतखब हो गया। इनके अलावा मैं दीर के अवाम का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इन जेलों के बावजूद, जेलों की सलाखे के पीछे हम जेलों में थे और उसने हमें वोट दिया, और मेरा वोट भी एक वोट था इमरान खान का था, और वो सारी इमरान खान की वजह से जितने भी हमारे मेंबर बैठे हैं सब इमरान खान की वजह से आए, किसी का ज़ाती वोट नहीं है इसमें। जनाब स्पीकर, मैं सीनेट की जनरल डिस्कशन 18वीं पर बात करना चाहता हूँ, 78 पे, जिसमें आपने छोटे कारोबारों को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी माशी तरक्की कारआमद साबित हो सके, लेकिन साथ साथ इनको टैक्स की छूट भी दी जाए। हमारे इलाके में मलाकन में, दीर में, स्वात में, पाठा में, वहाँ पे अक्सर ये ऑपरेशन होते हैं। सब जितने आर्मी के हैं अक्सर ये हमारे लोगों का कुर्बानी का बकरा बनाया होता है, तो मेहरबानी करके उनको छूट दी जाए 10 साल के लिए टैक्स के मद में। और उनके अलावा जो हमारे इलाके में अभी ऑपरेशन शुरू किए हैं उसके हम भरपूर मज़ामत करते हैं और वो हम नहीं मानते हैं, न KPK के अवाम मानते हैं, न बलूचिस्तान के अवाम मानते हैं कि जो भी होगा तो हमारे लिए KPK कुर्बानी का बकरा बना होगा हर जगह पे। इसलिए हम ये कोई बात नहीं मानते हैं, ना उसके हम हक में, इसके हम भरपूर एहतजाज करेंगे, इसको हम कभी नहीं मानेंगे। जी शुक्रिया जी। माइक खोल। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, 2 मिनट। हम जेल में थे, हमारे ऊपर 278 पर्ची कराई गई। इनके अलावा हम जब जेल में थे तो हमें कहा गया कि आप पार्टी छोड़ो, हम आपको पैसे देंगे, आपको करोड़ रुपए देंगे और आप पार्टी छोड़ो और आप जो है ना दूसरी पार्टी में चले जाओ। हमने उसको बोले कि खान साहब हम हमारा कायद है, अगर हमारा एक वोट भी होगा तो वो भी इमरान खान का होगा। इनके अलावा जनाब स्पीकर, हमें जेल से उठा के और हमें सर्किट हाउस लेके गया स्वात, और उसने बोले जी। प्रिंस नवाज इलाही साहब, प्रिंस नवाज इलाही साहब नॉट प्रेजेंट। जुबैर वजीर साहब, जुबैर वजीर साहब, ये जुबैर वजीर साहब सेनेट की रिकमेंडेशन पे बात कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं खान साहब और इसके टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया, और मैं अपर वज़ीरिस्तान और लोअर वज़ीरिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, वज़ीरिस्तान अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि वज़ीरिस्तान में एक दफ़ा फिर जो ना ऑपरेशन
होने वाला है, जो अस्करी ऑपरेशन होते हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमतें आती है फिर जो ना वो पुरानी कहानियां हम भूल जाते हैं। कोल्ड वॉर से लेकर अब तक सबसे ज्यादा वजीरिस्तान और मर्ज डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए। ये 9/11 के बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ है, ये हम मजीद नई जंगें और ये नई ऑपरेशंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं। जनाब स्पीकर, ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं होता कि जिसमें वो बंदे मर जाए, जो जिंदा होते हैं वो भी जिंदा रहने के काबिल नहीं होते। हमने काफ़ी हम मशरानों के कटे हुए सर देखे हैं, हमने नौजवानों को ज़बा किए हुए देखे। हम मजीद जंगें बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ के लोग इस वजह से भी नकल मकानी कर रहे हैं। सीरियस इस मसले को सीरियस ले लें। वहाँ पे उस साइड पे हमारे बंदे, उस साइड पे हमारी आबादी है। पाकिस्तान का NIC है इनके पास, वोटर इस साइड पे जो ना इसको वोट है, तो इसको भी वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसको भी वो मौका नहीं दे रहे कि मतलब इधर उधर आ जा सके। जी शुक्रिया जी। मजा कर लेता कि हम कॉलेज की बात करते, हम यूनिवर्सिटी की बात करते, हम क्वालिटी एजुकेशन पे बोल लेते, लेकिन मसला है कि हम आज सर मैं एक आखिरी एक वो कर लेता हूँ कि हमारे 13 तारीख को हमारा मौलाना मिर्ज़ा जान जो जमीयत उलमा इस्लाम फेक का हमारे लाहौर वजीरिस्तान का जो अमीर था, उसको टारगेट किलिंग में मारा गया, शहीद किया गया। आज मेरे दूसरे दोस्त इकबाल दोतानी को रात में किसी ने गोली मार दिया। रोजाना के हिसाब से जी उमर अयूब साहब रिकमेंडेशंस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मैं अपने साथियों का टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा, टाइम शॉर्ट है। मैं सिर्फ हाउस को एक बावर कराना चाहता हूँ कि ऊपर गैलरी में
यहाँ पे हमारे फॉर्म 45 के ओरिजिनल MNAs और MPAs हाजिर हैं, उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। जी शब्बीर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो गैलरी में जो हमारे फॉर्म 45 के ओरिजिनल MNAs और MPAs आए हुए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। 8 फरवरी को अगर शाफ और शफाफ इलेक्शन होता तो हमारे ये मोअज़्ज़ज़ मेंबरान इस असम्बली में बैठे होते और हम हुकूमती साइड पे होते, और नून लीग वाले जो यहाँ पे बैठे हैं इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो असम्बली के बाहर होते। 9 फरवरी को जनाब स्पीकर फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। मैं समझता हूँ सानिया 9 फरवरी जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया है, जब पाकिस्तान की जमहूरियत को ज़िबा किया गया। ये क्लॉज कौन सी बात कर, क्लॉज कौन सी? सर मैं सेनेट रिकमेंडेशन पे अच्छा वही जी हाँ। अगर क्लॉज इस जनाब स्पीकर इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जो माशी मुश्किलात हैं, उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक हकीकी और अवामी जमहूरी हुकूमत है। अवाम ने 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को अपना मैंडेट दिया है। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क इस मसाइल से निकले तो इस कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, और इक़्तिदार जो है वो इमरान खान साहब को सौंपना चाहिए। जो लोग वोट को इज़्ज़त देने की बातें करते थे उन्होंने बूट को इज़्ज़त दी, और आज धांधली जनरल कंसेंसस जो रिकमेंडेशन है उसमें ये तजवीज़ दी है कि जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं जैसे कि बलूचिस्तान है, जनूबी पंजाब है, उसमें खसूसी जो है वो नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और जो सबका मंसूबे चल रहे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि हमारे जनूबी पंजाब में इमरान खान साहब ने इनकलाबी इक़दाम किए थे। जनूबी पंजाब के फ़ंड का तीसरा हिस्सा जनूबी पंजाब को दिया था। उसमें जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में नए हस्पताल, नई यूनिवर्सिटी के मंसूबे शुरू हुए थे। मेरे ज़िले कोटदू जिसकी आबादी जनाब स्पीकर 15 लाख है, जिसमें 2 MNA और 3 MPA की सीटें हैं, जिसकी आबादी और जिसका रेवेन्यू जो पंजाब में ऑलरेडी अजला मौजूद हैं उनसे ज़्यादा है। दरीना मुतालबा था, ये तहसील थी, इसको ज़िले का दर्जा दिलवाया। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है, इसमें वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने इसका बजट भी मुख्तस किया था ज़िले का। इसमें DC, DPO और मुतअद्दिद अफसरान की तैनाती भी की थी। लेकिन इस जालिम हुकूमत ने जब से ये आई है उसका फ़ंड भी रोक रखा है और उसमें अफसरान की तैनाती भी रोक रखी है ताकि ज़िला फ़ाल ना हो, जो कि मेरे ज़िले के 15 लाख आबादी के साथ जो है वो बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है जी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत को ये हिदायत दें कि कोटदू ज़िले को फ़ाल किया जाए और इसको बजट दिया जाए। और जनाब स्पीकर, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल जिसके 80% तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। हमारी इस वक्त पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो भी एक खातून है, लेकिन अफसोस की बात है इस बजट में उसके लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया। तो मैं ये गुजारिश होगी कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। और वफाक की तरफ से कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी जो है कोटदू को दी गई थी, जिसका जो रकबा है वो भी अब कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस हुकूमत ने उसके लिए बजट में मज़ीद फ़ंड नहीं रखा। हमारे मुजफ्फरगढ़ और कोटदू में एक भी यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का मंसूबा है उसको मुकम्मल किया जाए और उसके लिए फंडिंग रखी जाए। थैंक यू। और जनाब स्पीकर, MM रोड जो वफाक के कम्युनिकेशंस के NHA के तहत आता है, हमारी हुकूमत ने ये तारीखी जो 5 अजला को ये रोड कनेक्ट करता है, ये मंसूबा इसकी तामीर और तोसी का शुरू किया था 2 साल पहले, लेकिन उस पर ताख़ीर का शिकार है वो काम, हादसात उस पर हो रहे हैं, कातिल रोड कहलाता है। तो मेरी एक गुजारिश होगी कि MM रोड मुजफ्फरगढ़ में वाली रोड। थैंक यू कुरैशी साहब, शुक्रिया जी। अवैस जक्कर साहब प्लीज़ 2 मिनट में। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा अपने फॉर्म 45 के तमाम MNAs को जो यहाँ मौजूद हैं, और मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अगले इलेक्शन में आप इमरान खान साहब की सरबराही में हुकूमती बेंचेस पर मौजूद होंगे। जनाब स्पीकर, मैं बात करना चाहूँगा सेनेट रिकमेंडेशन 75 to 79 में, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बलूचिस्तान में एनर्जी के लिए फंड्स दी जाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दी जाएं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर काम किया जाए। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ
कि लिया भी शायद बलूचिस्तान में है। जनाब स्पीकर, आज 21वीं सदी में हमारे इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। लोग अभी तक यकीन करें शाम को दिए जलाते हैं। गुजारिश ये है, पिछले दौर में मेरे वालिद नियाज जखड़ साहब ने तकरीबन 350 बस्तियों में बिजली दी थी, उसमें अब सैप 3 और सैप 4 पर तो बिल्कुल काम ना हुआ। 76 बस्ती की तारें और तारें लग गई हैं, पोल्स लग गए हैं। अब गुजारिश ये है, हमें पूछ के बताएं मैपको से कि उन तारों पर कपड़े सुखाने या इनका करंट छोड़ने का कोई इरादा है। दूसरी गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, इन्होंने 2 बिलियन रुपए एनर्जी एफिशिएंट फैंस के लिए दिए हैं। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास बिजली नहीं है तो एनर्जी एफिशिएंट फैंस हम किस चीज पे चलाएंगे? उसके बाद जनाब स्पीकर, कोई भी मंसूबा होता है अपर पंजाब में बांट कर, जब भी जनूबी पंजाब की बारी आती है, लिया की बारी आती है, तो ये कहते हैं जी अब हमारे नेशनल रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट होने को हैं, तो इस वजह से हम मजीद इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, चौक आजम मेरे लिया शहर के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है, उसके लिए मेहरबानी फरमाई जाए, कोई गैस दी जाए हमें। क्या हमारे जनूबी पंजाब के लोगों का हक नहीं है या हमेशा इसी तरह से हमें रगड़ा जाएगा? साथ ही 25 लाख के करीब आबादी है जिला लिया की। जनाब स्पीकर, पिछली तकरीर में भी मैंने यही कहा था, हमारे पास कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है। पिछले दिनों मेरे एक अजीज का इसी तरह से इंतकाल हुआ है, उसको रेफर किया है मुल्तान, और वो रास्ते में आधे घंटे बाद उसकी वफात हो गई है। मेहरबानी फरमाया जाए, जनूबी पंजाब को इस तरह से ना नजरअंदाज किया जाए। उसके बाद सबसे अहम गुजारिश ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो गोल नंबर 5 है, हमें उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि है जेंडर इक्वलिटी। बांग्लादेश इस चीज पर फोकस कर करके आज अपना जीडीपी 7.1% पर लेकर गया है, क्योंकि वहां पर 40% एम्प्लॉयमेंट रेट है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ एशियन बैंक डेवलपमेंट ब्रीफ्स में कि पाकिस्तान में खवातीन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22% है, और मैं ये श्योरली कहता हूं कि ये एग्जेजरेटेड फिगर है। इसके मुकाबले में जो पैसिफिक रीजन है और ईस्ट रीजन है एशिया का, उसमें यह फिगर 59% पर पहुंच गया। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, मेहरबानी फरमाई जाए, मेरे देहात की जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें बैठी हैं, उन्होंने सारी जिंदगी वहां पर गंदम की कटाई और कपास की चुनाई नहीं करनी। मेहरबानी फरमाई जाए, उनके लिए भी सेफर वर्क प्लेसेस प्रोवाइड की जाएं, उनके लिए भी रोजगार के मौके फराम किए जाएं। जी ठीक। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पाकिस्तान की एक इकोनॉमिस्ट है हिना शेख, उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर खवातीन की एम्प्लॉयमेंट रेट मर्दों के बराबर होगी तो पाकिस्तान का जीडीपी 60% ग्रो करेगा, और अगर हम इस मार्जिन को कम कर दें तो पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 30% ग्रो कर सकता है। उसके बाद जनाब स्पीकर, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में तकरीबन 82 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। मेरे लिया का जो मगरबी बेल्ट है, यकीन करें हर वक्त वहां पर दरियाई कटाव है, इरोजन्स है, लोग वहां से अपने मुरब्बे तकरीबन उनके दरिया के अंदर आ गए और वो माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, एक और मंसूबा, जी अब वाइंड अप कीजिए सर, मैं मुख्तसर करने लगा हूं। एक और मंसूबा नून लीग की हुकूमत ने वहां पर आके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, लिया तौसा पुल। इमरान खान साहब ने अपने दौर में उस पर इतना काम किया कि 3.5 साल के अरसे में वो पुल पूरी मुकम्मल हो गई। अब दोबारा जब रिजीम चेंज हुआ है तो वो काम रोक दिया गया। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि वो इतना बड़ा मंसूबा है कि मैं पिछले दिन NHA के दफ्तर गया था, वो तो ये बता रहे थे कि अरबों रुपए सालाना यहाँ से सिर्फ हम टैक्स इकट्ठा या टोल इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेहरबानी फरमाया जाए, इसको यकीनी बनाया जाए कि उसको मुकम्मल कराएं। आखिर में शुक्रिया सर, आखिर में मुख्तसर सी बात जी। जनाब स्पीकर, पिछले जुमे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब के हुक्म पर हमने रैली निकाली जी, पुरअमन रैली थी। मेरे 2 वर्कर्स के ऊपर शेलिंग की गई, असद और वकार के, जिनके सर फट गए। तो गुजारिश ये है, कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ इस तरह से ज्यादती होती रहेगी? तो मेरी इसमें भी एक रिकमेंडेशन है
इस मुल्क में ख्वाजा शराओं की कभी किसी ने बात नहीं की। उनकी भी खपत कराएं, उनसे पुलिस रिफॉर्म्स कराएं, एक एक दो दो थाने पर उनकी भर्ती करें ताकि ये पुलिस आगे निकल गए सर सुन ताकि ये पुलिस थैंक यू प्लीज। इजलास की कार्रवाई 2:45 तक मुलतवी की जाती है।